आवास पे आसानी है तो आवास पे आ जाए, सचिवालय पे आसानी है तो वहां, और यहाँ पार्टी कार्यालय पे है तो यहाँ, तो वो अवैध है। इसलिए एसआईआर का काम बहुत अच्छा है। इससे हमारा वास्तविक मतदाता मत देने के लिए पाया गया है गलत, उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराएंगे और अभी हमने आदेश किया है। 4 कट्टे की, उन्होंने अगर 20 कट्टा संग्रहण करके अगले 2 महीने का रख लिया तो वो उस वजह से दिक्कत आ रही है, इसको हम देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने आज से यानी 1 दिसंबर से कार्यकर्ता जन सुनवाई की शुरुआत की है, जिसके तहत 2 मंत्री बीजेपी मुख्यालय में बैठेंगे और 2 घंटे का समय देंगे। इस 2 घंटे के समय में कार्यकर्ता आएंगे और अपनी बात मंत्रियों तक रखेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बताया गया है कि भारतीय जनता पार्टी ने बताया कि इस तरीके से अब जन सुनवाई चलेगी, सरकार और संगठन के बीच में समन्वय बैठाने का प्रयास किया जाए। आज जो जन सुनवाई कार्यकर्ता सुनवाई की गई, उसके अंदर उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा और ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर जो थे वो उपस्थित रहे। दोनों ने मिलकर यहाँ कार्यकर्ता सुनवाई की है। हालांकि उप मुख्यमंत्री ने बताया कि सिर्फ 25 कंप्लेंट उनके पास में आई हैं। अगर 25 ही कार्यकर्ता सुनवाई के लिए आए हैं तो उसकी 2 वजह हो सकती हैं कि एक तो ये कि कार्यकर्ता भी अब पार्टी पे कहीं ना कहीं विश्वास नहीं कर पा रहा है कि मेरा काम हो जाएगा जाकर भी, इसलिए कम आए हैं। और दूसरा ये हो सकता है कि जानकारी का अभाव रहा हो, और कल मदन राठौड़ के बेटे की शादी थी तो अधिकतर कार्यकर्ता मौजूद था पाली में, उसकी वजह से भी कार्यकर्ता जो है वो कम आए होंगे। लेकिन कार्यकर्ताओं को अब बीजेपी एक प्लेटफॉर्म दे रही है जहां पे मंत्रियों के साथ में वो 2 घंटे मुलाकात कर सकते हैं, आके अपनी बात रख सकते हैं, अपना विषय रख सकते हैं, जिससे कि कार्यकर्ताओं के बीच में कहीं ना कहीं जो एक गैप बनता जा रहा था उसको भरा जा सके। हीरालाल नागर और ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर और प्रेमचंद बैरवा ने प्रेस से बात भी की है। क्या कुछ कहा है ये भी आप सुन लीजिए। ये पहल की है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में 2 मंत्री प्रतिदिन बैठकर कार्यकर्ता सुनवाई करेगा। हमारा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जनता के बीच में गांव ढाणी शहर में रहता है और उसके सामने जनता की समस्याएं आती है। उन जनता की समस्याओं को लेकर हमारे यहाँ कार्यालय पे आकर जो सुनवाइयां देंगे उसका निस्तारण हम करने की आज माननीय ऊर्जा मंत्री जी और मैं दोनों यह जन सुनवाई करिए, और उसमें करीब 25 से 30 के करीब मेरे पास भी आई हैं एप्लीकेशंस। जहां हमारे को फोन पे बात करके निपटारा करना है वहां हमने फोन करके किया, जहां संबंधित डिपार्टमेंट में पत्र भेजना है वहां पत्र भेजने का काम कर रहे हैं, और हमारा कार्यकर्ता यहां आकर संबंधित पदाधिकारी के साइन करवाकर अगर वो देगा तो हमें ये आइडेंटिफाई हो जाएगा कि हमारा कार्यकर्ता है, और हमारा कार्यकर्ता जन समस्याओं को लेकर आता है तो हम उसका निस्तारण हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी की पहल पर आज से एक कर रहे हैं। निश्चित रूप से इससे जनता को, आम जनता को इसका समाधान, अपनी समस्याओं का समाधान के लिए यहाँ पे हल होगा। तो मैं सभी आपके माध्यम से भी सभी कार्यकर्ताओं से विनम्र निवेदन करता हूं कि वो प्रतिदिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में आकर और अपनी जो भी जनता के और गांवों की जो समस्याएं हैं वो समस्याएं यहाँ लाकर दें, ताकि हम उनका निस्तारण कर सके। जो काम होने वाले हैं वो तुरंत होने वाले तुरंत कराएं। जो संबंधित डिपार्टमेंट से कोई प्रक्रिया लग रही है उस प्रक्रिया को अपनाते हुए हम काम करवा सके। इसलिए आज से ये कार्यक्रम शुरू है जन सुनवाई का, कार्यकर्ता सुनवाई का ये कार्यक्रम आज से चालू है। और मैं आपके माध्यम से सभी से ये निवेदन करूंगा कि इसमें ज्यादा से ज्यादा लोग अपनी समस्याओं को लेके आएंगे तो हम उसका निस्तारण कर पाएंगे। एक विजन लेके काम करती है भारतीय जनता पार्टी। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का ये मानना है, आम मंत्री अपने आवास पे जन सुनवाई करता है, सचिवालय में भी करता है, लेकिन यह भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में भी हम करें, ताकि क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपने पार्टी के काम में बिजी रहता है, वो यहाँ पार्टी कार्यालय में आकर यहाँ दे तो हम 3 दिन यहाँ 2 मंत्री 2 घंटा यहाँ जन सुनवाई करेंगे तो उनको भी आसानी रहेगी। अगर उनको आवास पे आसानी है तो आवास पे आ जाए, सचिवालय पे आसानी है तो वहाँ, और यहाँ पार्टी कार्यालय पे है तो यहाँ। जब ये हमने इसी कार्यकाल में, हमारे कार्यकाल में जब भी पहले से होता आ रहा था, उसको इस कार्यकाल में हमने पकड़ा
और पकड़ने के बाद में हमने एक जांच कमेटी बिठाई और जांच कमेटी ने हमारे को रिपोर्ट दी। उसके आधार पर हमारे से ईडी ने भी डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं। जिस अधिकारी ने ईडी को सूचना दी उसको हमने सस्पेंड किया है और अब हमने उन पे तुरंत एफआईआर दर्ज कराने का, जो भी अधिकारी इसमें पाया गया है गलत, उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराएंगे। और अभी हमने आदेश किया है जहां जहां भी जो भी अधिकारी जिसकी भी गलती रही है और जिसने भी इसमें लापरवाही बरती है उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। ईडी जांच करेगी क्या इस मामले में? देखिए, ईडी ने हमारे से डॉक्यूमेंट्स मांगे, डॉक्यूमेंट्स हमने अवेलेबल करवा दिया और जहां कहीं कमी खामी रही है उसके खिलाफ हमने कार्रवाई भी कर दी। देखिए, मैं चुनाव आयोग को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि एसआईआर का काम कर रहे हैं, क्योंकि इसमें जो वास्तविक मतदाता है वो अपना मत देता है, जो भारत में रहने वाला है, जो भारत का निवासी है। अगर किसी के 2 जगह नाम है तो वो गलत है। अगर कोई बाहर के किसी देश का बाहर का यहाँ पे रह रहा है, अगर उसका नाम है तो वो अवैध है। इसलिए एसआईआर का काम बहुत अच्छा है। इससे हमारा वास्तविक मतदाता मत देने के लिए वो वाजिब है। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या एक मताधिकारी एक व्यक्ति मताधिकार का प्रयोग करेगा, क्या वो 2 जगह थोड़ी कर सकता है? तो अगर एसआईआर में ऐसी जो खामियां है वो दूर करने का काम कर रहे हैं। इसलिए अगर कोई बाहर का किसी देश का यहाँ पे रह रहा है, अगर उसने मतदाता सूची में नाम जुड़वा रखा है तो वो गलत है। देखो, कांग्रेस कुछ भी कहे, लेकिन मैं तो ये कहता हूँ कि ये सही चीज है। एक व्यक्ति ही मत का प्रयोग कर सकता है, वो 2 जगह नहीं कर सकता। अगर कोई बाहर का है, कोई बाहर का निवासी नहीं है, वो नहीं कर सकता। देखिए, खाद की कमी नहीं है, लेकिन इस बार जो जितनी मात्रा में बरसात हुई है, उस बरसात होने के कारण कुछ रकबा सोइंग का बढ़ा है। वो बढ़े हुए रकबे के हिसाब से जो शॉर्टेज है उसको व्यवस्थित कर रहे हैं। थोड़ा कुछ तो शॉर्टेज है, थोड़ा कुछ शॉर्टेज की वजह से कुछ संग्रह करने की प्रवृत्ति किसानों में है। मेरा ये कहना है कि आवश्यकता अनुसार लगातार खाद हमारे पास आ रहा है, लेकिन जैसे जैसे जरूरत है वैसे अगर वो अपनी उपयोगिता के आधार पर किसान लेंगे तो कोई शॉर्टेज नहीं होगी। लेकिन वो जरूरत है आज 4 कट्टे की, और उन्होंने अगर 20 कट्टा संग्रहण करके अगले 2 महीने का रख लिया तो वो उस वजह से दिक्कत आ रही है। इसको हम देख रहे हैं और लगातार मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। हम केंद्र से भी कहा है हमने कि 50,000 मैट्रिक टन जो हमें अतिरिक्त जरूरत है राजस्थान को, उसके लिए भी अतिरिक्त कोटा मिले तो वो निश्चित रूप से मिलेगा, तो वो अतिरिक्त आएगा तो वो भी सप्लाई हो पाएगा, इसकी जरूरत पूरी हो जाएगी। देखिए, विद्युत विभाग से जुड़ी हुए जो भी जितने भी कृषि कनेक्शन है वो हमने लगभग 1.5 लाख कनेक्शन अभी करने का जो हमारा टारगेट था वो कृषि कनेक्शन पूरे किए हैं। और आने वाले समय में हमने ये घोषणा की है कि जहां पर जिस जीएसएस पर पर्याप्त मात्रा में सोलर लग गया और वहां पर हमारे पास अगर कैपेसिटी उपलब्ध है तो हम उस जीएसएस पर प्राथमिकता के साथ में कृषि कनेक्शन बिना किसी प्राथमिकता के जारी करेंगे, ताकि वो सोलर का जो हमारा जनरेशन हो रहा है उसका सही उपयोग भी हो सके और किसानों को वो बिजली दिन में मिल सके। स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं और वो लग रहे हैं और निश्चित रूप से उसकी हम लगातार मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। स्मार्ट मीटर लगाने से उपभोक्ता को जो भी हमारे उपभोग कर रहे हैं उनको ही लाभ है कि उनको समय पर अपना ऑनलाइन बिल भी मिलेगा और उसके साथ साथ उसको अपनी जो क्षमता उपभोग है उसको नियंत्रण करने का भी इसमें सिस्टम है। किसी का अगर घर पे नहीं है, हम ऑफिस में नहीं है, फिर भी हमारा अगर उद्योग का उपभोग हो रहा है बिना कारण के, हमारे कोई उसके इक्विपमेंट चल रहे हैं, तो हम अपने मोबाइल में देख सकते हैं कि हम हर 15 मिनट में हमारे मोबाइल पर हमारे घर का, हमारे उद्योग का, हमारे ऑफिस का कंजम्पशन आएगा और वो लोड ज्यादा आ रहा है, जरूरत नहीं है, तो हम उसको कम करके और व्यवस्थित भी कर सकते हैं। और उसके साथ साथ वो स्मार्ट मीटर एक आने वाले भविष्य की आवश्यकता है। आज कोई भी हमारे जो विकसित देश है वो कोई ऐसा देश नहीं जहाँ स्मार्ट मीटर नहीं लग रहे हो। भारत भी उस श्रेणी में आ सकता है। हमें विकसित राष्ट्र बनना है तो निश्चित रूप से हमें ये स्मार्ट मीटर की जरूरत है, जिससे हमारी भविष्य की जो जरूरतें हैं उसको आकलन करने में, स्मार्ट मीटर बिजली की जो हमारा उपभोग है उसको भी व्यवस्थित करने में इसका हमें लाभ मिलेगा। धन्यवाद मित्रों। धन्यवाद। प्रेम जी, आपसे एक सवाल।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।